बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश लिटरेचर में इन जनरल और शेक्सपियरियन प्लेज में इन पर्टिकुलर उन वो जो चंद बड़े इश्यूज हैं, कंट्रोवर्सीज हैं या जो बड़े क्वेश्चंस हैं जो आज भी अनसॉल्व्ड हैं या जिन पे आज भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है, दैट इज़ डिले इन हैमलेट। हैमलेट एक बड़ा वाइडली डिस्कस्ड और बहुत ज़्यादा आप कह लें कि स्टडी किया जाने वाला, डिस्कस होने वाला और बहुत ज़्यादा एक वाइडली एक्लेम्ड प्ले है। और जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो इसमें इसमें हमें मल्टीपल इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स, क्वेश्चंस नज़र आते हैं जिस पे बहुत ज़्यादा लिखा गया, जिस पे बहुत ज़्यादा स्टडी हुई। उनमें से एक जो क्वेश्चन है वो है डिले का, कि क्या हैमलेट में हैमलेट की तरफ से स्टार्ट से लेके एंड तक क्या डिले नहीं है उसके एक्शंस में। जब उसको ये पता चला कि उसके फादर का मर्डर हो चुका है और उसकी मदर ने उसके फादर के मर्डर यानी किंग से शादी की, और जब उसको ये कंफर्म हो गया कि उसने बदला भी लेना है और वो बदला नहीं लेता और टिल एंड वो बदला नहीं ले पाता, तो क्या हम इसको डिले नहीं कहेंगे? ये एक कंट्रोवर्सी ही है और ये एक क्वेश्चन है जो आज भी अनरिजॉल्व्ड है, और अपनी-अपनी इस पे देयर आर एज़ मेनी ओपिनियंस एज़ द रिसर्चर्स आर, एज़ द नंबर ऑफ रिसर्चर्स आर। चलिए हम भी थोड़ा इसको देखते हैं, थोड़ा एनालाइज़ करते हैं कि किस हद तक शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में डिले मौजूद है। हैमलेट के डिले की जब हम स्टडी करें इसको, जब हम पढ़ें इसको प्ले को, तो उसमें हमें बहुत सारी इसकी कॉजेज़ नज़र आती हैं। ये जब आपने एक बार प्ले पढ़ लिया तो आपको ये तो समझ आ गया कि इसका प्लॉट क्या है, इसकी स्टोरी क्या है। जब हम इसके डिले की रीज़न्स जानने की तरफ चलते हैं तो हमें कुछ एक्सटर्नल कॉजेज़ नज़र आती हैं। उन एक्सटर्नल कॉजेज़ में सबसे बड़ी जो कॉज़ कई बार जो स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग शायद पहले एक्स से ही शुरू हो जाती है, तो वो ये होती है कि किंग की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। उसके पास स्विस गार्ड्स हैं और वो एक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी उसकी, जिससे और वो 24 घंटे उसके साथ होती है, तो लिहाज़ा उसको उस तक एक्सेस करना ईज़िली और इस तरह से वेपन के साथ एक्सेस करना और इस नीयत से कि उसको कुछ नुकसान पहुँचाया जा सके, ये तकरीबन नामुमकिन था हैमलेट के लिए। सो एक तो एक्सटर्नल कॉज़ ये थी अपीरेंट। दूसरी, स्टार्ट में अगर हम बहुत शुरू में जाएँ तो अंटिल द इनैक्टमेंट ऑफ द प्ले विद इन द प्ले, वो जो माउस ट्रैप था, उस माउस ट्रैप से पहले हेमलेट के पास ऐसी कोई एविडेंस नहीं थी कि क्या वाक़ई क्लॉडियस ने उसके फादर का मर्डर किया था या नहीं। इससे पहले अगरचे ये तो रिवील हो गया थ्रू गोस्ट ऑफ हिज़ फादर कि उसके फादर का मर्डर हुआ और वो नेचुरल डेथ नहीं थी और वो मर्डर क्लॉडियस ने किया, एंड इन रिटर्न एंड इन रिज़ल्ट क्लॉडियस जो है वो किंग बना और उसने शादी की उसकी मदर से। लेकिन ये क्लियर नहीं था कि क्या उसकी तरफ से ये एविडेंस नहीं थी, यानी ये उसके रवैये से क्लियर नहीं था कि आया वाक़ई उसने मर्डर किया, तो ये उसको क्लियर हुआ उस माउस ट्रैप या उस प्ले विद इन द प्ले से। दूसरी एक बड़ी वजह, तीसरी वजह एक जब बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी थी, गोल्डन अपॉर्च्युनिटी दैट वाज़ व्हाइल ही वाज़ इन प्रेयर्स, क्लॉडियस वाज़ इन प्रेयर्स, लेकिन वो उस वक़्त इसलिए नहीं बदला ले पाया कि वो ये चाहता था कि इसको वो किसी ऐसे मौके पे कत्ल करे, इसको ख़त्म करे कि जब जिसके नतीजे में ये हेवन में ना जा सके। तो इस तरह उसका फ़ायदे की बजाय वो नुकसान जो है वो अपना नहीं करना चाह रहा था। वो चाहता था कि उसको इस हालत में मारे कि वो बजाय हेवन के हेल में जाए, यानी उसके रिवेंज ले, वो गुनाह ना कमाए। तो ये कुछ ऐसी हैं जो एक्सटर्नल कॉजेज़ हैं। अब इनकी ऑब्जेक्शंस इसके अगेंस्ट क्रिटिक्स की क्या है? फर्स्ट, हैमलेट नेवर एट एनी मोमेंट गिव्स एनी रेफरेंस ऑफ एनी डिफिकल्टी। अब कहीं भी अब आप हमने सोलिलोक्वीज़ भी पढ़ी और हैमलेट की हमने कन्वर्सेशन भी देखी। हिज़ लव अफेयर विद ओफेलिया, अ, उसकी फ्रेंडशिप थी अपने दोस्तों के साथ व्हाइल टॉकिंग टू एनी कैरेक्टर। हमें ये नहीं कहीं नज़र आया इवन विद गार्ड्स या कोई ऐसी इंक्वायरी, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई प्रोबिंग कि कहीं से उसने ये कोशिश की हो कि उसको कोई डिफ़िकल्टी है या हमें कहीं से एक्सप्रेशन मिले कि वाक़ई वो उसको डिफ़िकल्टी फ़ील कर रहा है इन चीज़ों को। तो ये हमें कोई ऐसी क्लियर जो रेफ़रेंस है वो नहीं मिलता। सेकंड ये कि हैमलेट्स ओन चॉइस एंड ईज़ इन डूइंग दिस। हैमलेट चाहता था कि इसको अपनी मर्ज़ी से करे, अपनी पसंद के टाइम पे, पसंद की जगह पे करे। तीसरी, लेयर्टीज़ वर्सेस हैमलेट इन रेज़िंग पीपल अगेंस्ट किंग। अब तीसरी चीज़ ये
लेयर्टीज़ और हैमलेट दोनों में आप दोनों के कैरेक्टर स्केचेस में देखिए, तो दोनों जो है वो बादशाह के खिलाफ लोगों को उकसा रहे हैं। हैमलेट का भी नुकसान हो चुका है, लेयर्टीज़ का भी नुकसान हो चुका है। लेयर्टीज़ के फादर की डेथ हो चुकी है और वो भी हुई थी हैमलेट के हाथों। अब ऑब्जेक्शन ये है इसमें सबसे बड़ा कि हैमलेट जो है वो उसको तो ये चाहिए था कि वो एक ऐसी रायनामा हमवार करता लोगों में, लोगों को किंग के अगेंस्ट करता और लोगों को वो रेफरेंस जो उसके पास था, ये जो एविडेंस उसके पास थी, वो लोगों को देता ताकि ये एक बैकग्राउंड तैयार हो जाता कि उसने किंग को क्यों कत्ल किया लेटर ऑन। और इन दोनों चीज़ों में यानी रेज़िंग में या इसके जो एक आप कह लें कि किंग के अगेंस्ट हेट्रेड में, अगर हम इन दोनों में जाएँ, तो दोनों में हैमलेट जो है वो तकरीबन जो एक रिवेंज की इंटेंसिटी है फादर वाली, दूसरी तरफ देखें कि पोलोनियस के फादर की भी डेथ होती है, उसके अंदर रिवेंज की इंटेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन हैमलेट के अंदर एक प्रोक्रेस्टिनेशन ज़्यादा है, रेज़ोल्यूशन ज़्यादा है, इंस्टेड ऑफ एक जो इंटेंसिटी ऑफ रिवेंज है। अब ये तो थी कुछ एक्सटर्नल कॉजेज़ और उसकी कुछ व्यूज़ अगेंस्ट एक्सटर्नल कॉज़। अब अगर आएँ इंटरनल कॉजेज़ पे, तो पहली चीज़ तो ये कि कहा ये जाता है लेट बहुत सारी उसकी ऐसे रेफ़रेंसेस मौजूद हैं जहाँ पे उसकी कावर्डली नेचर नज़र आती है कि वो जब कोई एक्ट करने लगता है तो वो सोचता ज़्यादा और जो उस पर एक्ट है वो कम करता है। लेकिन ये बात भी अपनी जगह पे मौजूद है कि वो अपने एक्सप्रेशंस में और अपने एक्शंस में ब्लंट भी हैं, इम्पल्सिव भी है, इज़ नॉट अ कॉवर्ड एट ऑल, वीक भी नहीं है। बहुत बड़े-बड़े जो उसकी आप कह लें कि रिलेशनशिप्स थे मदर के साथ सबसे बड़ा, तो अपनी मदर से भी लड़ाई हुई उसकी, एक कॉन्फ्लिक्ट चलती है। फिर उसका जो सबसे बड़ी जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था, दैट वाज़ हिज़ लव फॉर ओफेलिया। ओफेलिया को भी वो इंसल्ट करता है। फिर उसके भाई के साथ भी लड़ाई होती है, उसके फादर को वो मर्डर कर देता है, अपने दोस्तों को कत्ल करवा देता है। तो कहीं से भी ये नहीं मिलता कि अगर वो एक्ट करना चाहे तो कर नहीं सकता, एट लीस्ट ही इज़ नॉट अ कॉवर्ड। तीसरी चीज़, हिज़ इंटेंशन आफ्टर नोइंग फ्रॉम घोस्ट, जब उसको पता चल गया घोस्ट से, तो जो घोस्ट है उसका उसको पता चल गया कि घोस्ट ने जो है वो रिवील भी कर दिया कि उसके अ, फादर का जो मर्डर है वो क्लॉडियस ने किया है। अब पता चलने के बावजूद उसने कुछ नहीं किया। अ, वो अगेन ही कीप्स ऑन प्रोबिंग मोर एंड मोर। हिज रिजॉल्व इज शोन व्हेन ही टॉक्स टू क्लॉडियस, जब वो क्लॉडियस के सामने बात करता है, उससे उसकी गुफ्तगू होती है, तो उस गुफ्तगू में भी वो जिक्र ज़रूर करता है। वो अपनी बातों में ये इशारे किनारे में जिस जिस जो हमें एविडेंस बाद में मिली क्लॉडियस की एक सलीलकी के अंदर भी। तो इंटरनल कॉजेज़ में एक कॉज़ ये भी है कि वो इंटरनली जानता तो था और क्लॉडियस के साथ गुफ्तगू में भी उसने थोड़ा-सा हिंट दिया, लेकिन कर नहीं पाया। फिर पोलोनियस का उसने किलिंग हुई, पोलोनियस को उसने कत्ल कर दिया, उसकी एक अपने डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी थी। ही वाज़ द फादर ऑफ हिज़ बिलवड। सेंडिंग हिज क्लास फेलोज अब्रॉड टू नो द ट्रूथ। फिर उसने अपने जो दोस्त थे उनको बाहर भेजा, जो गिल्डनस्टर्न और जो रोजेंक्रांस थे उन दोनों को। तो ये कुछ ऐसी काजेज़ भी हैं जो उसके डायरेक्टली उसके अपने अंदर जो उसकी अपनी ज़ात के अंदर चल रही हैं। दोस्तों का कत्ल होना, पहले ट्रस्ट था लेकिन उनको मरवाना पड़ा इस वजह से क्योंकि वो उसको उसके लिए स्पाइस थे। पोलोनियस का कत्ल उससे हुआ, उसने इसको वीक किया, रिज़ॉल्व उसकी कम हुई, इंटेंशन कमज़ोर होते चले गए, कवर्ड होने का इल्ज़ाम उस पे लगा, तो दीज़ आर सम ऑफ द इंटरनल कॉजेज़। अब अगर हम जाएँ कॉन्शियस थ्योरी पे, तो अब ये एक बड़ी वैलिड थ्योरी है कॉन्शियस थ्योरी। मेंटल मेकअप ऐसा है कि ही इज़ नॉट एट ऑल अ वॉरियर, आप कह लें, या विंडिक्टिव टाइप का वो कैरेक्टर नहीं है। Conscience speaking on two levels. First, the revenge of his father's murder, and second, not to kill Claudius while prayer. दो बातें थी। इन ये भी उसकी इरेजोल्यूशन में उसका कॉन्शियस था कि पहली चीज़ तो ये, एक तो कॉन्शियस उसको ये प्रिक कर रहा है कि फादर का गोश्त बार बार आके उसको मजबूर कर रहा है, कन्विंस कर रहा है, उसको ये एक इंसाइट कर रहा है और उसके अंदर ये एक इश्तिहाल पैदा कर रहा है कि वो उसके मर्डर का बदला ले। और दूसरी तरफ उसको ये भी है कि क्लॉडियस को उसने प्रेयर के दौरान उसको नहीं कत्ल करना ताकि वो कहीं हेवन में ना चला जाए, तो फ़ायदे की बजाय कहीं नुकसान ना हो जाए। तो ये कॉन्शियस की जो वर्किंग है वो तो बहुत ज़्यादा हमें इसमें मिलेगी। द डिले इज़ ड्यू टू हैमलेट्स प्रोफाउंड मेलैंकोली। अब मेलैंकोली एक ऐसा टर्म है, एक ऐसी आप स्टेट ऑफ माइंड कह लें, लिटरेचर में इसकी स्टडी करने वाले समझ सकते हैं कि इट इज़ सच अ काइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड जिसमें आपके पास एगनी है, एंगर है, इनएक्टिविटी है,
इनएबिलिटी है और सैडनेस है, ये सारी चीज़ें उसमें मिक्स हो जाती हैं। एक्सेसिव थिंकिंग एंड स्पेकुलेशन, सोच रहा है बहुत ज़्यादा और अंदाज़े लगा रहा है। इट्स अ ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन, ही कीप्स ऑन थिंकिंग एंड थिंकिंग एंड थिंकिंग। आप उनकी थिंकिंग का अंदाज़ा इस बात से लगाएँ कि लेटर ऑन इंशाल्लाह हम उस पे एक अलग वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे इस soliloquies को अगर आप देखिए। तो ऑल द soliloquies आर a bright example of his psychological analysis. At times he lacks confidence in himself, कभी वो और ये जो चीज़ें हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ excessive thinking, speculation, tragedy of reflection and he lacks confidence in himself. These things are creating a very important visible जो एक ऑप्टिक्स में उसके कैरेक्टर से रिलेटेड दैट इज मैडनेस। जो उसकी मैडनेस उसके अंदर पैदा होती है, उसके अंदर मैडनेस की एक बड़ी वजह उसकी एक्सेसिव थिंकिंग, कॉन्शियस और समटाइम्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। कॉलेज का व्यू ये है कि ही हैज इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी बट अवॉइड्स एक्शन। इंटेलेक्चुअली ही इज वेरी स्ट्रांग अकॉर्डिंग टू कॉलेज व्यू। एसटी कॉलेज एक क्रिटिक है, कहते हैं इनके अंदर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी तो है बट ही अवॉइड्स एक्शंस। एक्शन की जो एबिलिटी है वो उसके अंदर नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया, ऑल सच डिले, प्रोफाउंड मेलेंकली, सैडनेस, एक्सेसिव थिंकिंग, स्पेकुलेशन, दीज आर ऑल रिफ्लेक्टेड इन हिज सोलिलिकीज। और सोलिलिकीज की अलग से स्टडी जब करेंगे तो आपको ये स्टेट ऑफ माइंड नजर आएगी। एसी ब्रैडलीज का व्यू ये है कि स्टेट ऑफ माइंड इज इंड्यूस्ड बाय स्पेशल सर्कमस्टांसेस। यानी एसी ब्राडली का व्यू ये है कि एक्चुअली ही इज़ नॉट एट ऑल अ वीक और ही इज़ नॉट अ कॉवर्ड, ही इज़ अ वॉरियर, ही इज़ skilled in the usage of weapons. Yeah, he knows the art of war and art of fight. Uh, he knows and he has got the ability to think and act. सब कुछ है, but circumstances ऐसे हुए कि जिसमें उसके लिए ये पॉसिबल ना रहा कि वो इन टाइम जो है वो जो रिवेंज है वो ले सके। प्रोफाउंड मेलेंकली उसकी एक वजह है, नर्वस इंस्टेबिलिटी है, पैदर पे जिसे हम कहते हैं कंजेक्टिव, पहले उसका रेवोल्यूशन गोस्ट का, फिर उसके बाद मदर और रीमैरिज ऑफ मदर, फिर उसमें ओफिलिया की जो मोहब्बत है, जो उसकी उसका लव है, वो उसको कमज़ोर कर रहा था बिकॉज़ एट द सेम टाइम उसका फादर और भाई उसके खिलाफ थे। चेंजेस इन इमोशन एंड फीलिंग, ये सारी चीज़ें उसके इमोशंस को एक बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रही थी उसके इमोशंस में। एंड हीज़ व्यूज़ अबाउट मैन, उसकी soliloquies इस बात की गवाह हैं कि ही टाइम एंड अगेन ही पॉन्डर्स ऑन द नेचर ऑफ मैन्स कॉन्शियंस एंड मैन्स नेचर, जिसमें वो इंसान को बहुत सारी जगहों पे बुज़दिल इल्ज़ाम भी ठहराता है, ब्लेम भी करता है कि इंसान बुज़दिल होता है, कमज़ोर है और उसको कमज़ोरी ख़त्म भी करनी चाहिए। ऑल सच थिंग्स आर रिफ्लेक्टेड इन हिज़ soliloquies। और फिर उसके बाद लेयल्टीज़ के साथ जो उसकी टॉक होती है, ग्रेवयार्ड जो ग्रेव डिगर सीन है उसके अंदर फिर इनकी लड़ाई होती है, उस वक़्त इसकी इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस तो पता चलती है। लेकिन उन सारी चीज़ों के ऊपर डोमिनेंट उसकी प्रोफाउंड मेलैंकोली हमें क्लियर नज़र आती है। हैमर्स हाईएस्ट गिफ्ट्स बिकम हिज एनिमीज़। अब जो उसकी सबसे बड़ी क्वालिटीज़ हैं, वही उसकी एनिमी बन गई, वही उसकी सबसे बड़ी वीकनेसेस बनी। एज़ अ प्रिंस ही इज़ अ वैलिएंट पर्सन, जैसे बताया मैंने, कि ही नोज़ एवरीथिंग, ही नोज़ द आर्ट ऑफ वॉर, फाइटिंग सब कुछ जानता है। ये नॉलेज है, स्किल है, सब कुछ है, बट यही उस क्वालिटी जो है वो उसकी कमज़ोरी बनती है। मॉरल कंसिडरेट एंड एक इंटेलेक्चुअल पर्सन। अब इंटेलेक्चुअल पर्सन, कंसिडरेट और मोरालिटी का ख्याल रखने वाला कोई भी इंडिविजुअल जो है वो रिवेंज के लिए तो नहीं जा सकेगा। हैविंग द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, अगेन द सेम वर्ड्स कोटेड बाय शेक्सपियर, जिसके अंदर इंसानियत के लिए मोहब्बत है, वो रिवेंज के लिए तो कभी भी नहीं जाएगा, या अगर जाएगा तो बड़ी एफर्ट के बाद जाएगा। स्लो प्रोसीडिंग्स ड्यू टू इरेजोल्यूशन एंड पॉइजन माइंड कांट फील द लव ऑफ ओफिलिया एंड हिज फ्रेंड्स। अब जब एक तरफ उसके माइंड में ये पॉइज़न था कि उसने रिवेंज के लिए जाना है, उसके फादर का मर्डर हुआ और उसकी मदर ने रीमैरिज कर ली उसके फादर के मर्डर के साथ, और दूसरी तरफ एक डेलिकेट जो फीलिंग्स ऑफ लाइफ है, दोस्तों की मोहब्बत, बिलवड की मोहब्बत, ये सारी चीज़ें बहुत सारे एक ख़ास किस्म की डिस्टर्बेंस उसके लिए क्रिएट कर रही हैं, जिसकी वजह से उसके जो एक्शंस है उसकी में उसमें स्लोनेस जो है वो पैदा हो रही है। अब अगर हम बात करें कुछ और क्रिटिक्स की व्यू को, अगर हम इनको सम अप करें, तो एसी ब्रेडले का व्यू ये है कि मेलैंकोली इज लीडिंग टू द साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, जैसे पहले जिक्र हुआ। कॉलरिज का व्यू है कि देयर इज टू मच बर्डनिंग इवेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस एडिंग टू हिज मेलैंकोली एंड नो वे लेफ्ट टू सर्वाइव। सो बर्डनिंग इवेंट्स हैं,
एसी ब्रैडले का ख्याल है मेलेंक्लिक है, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। कॉलरिज का व्यू ये है कि इवेंट्स जो हैं ऐसे बार-बार स्पेशल इवेंट्स हो रहे हैं, जो कि इसकी मेलेंक्लिकी में इज़ाफ़ा कर रहे हैं। एंड हैज़लिट का व्यू ये है कि Hamlet is a prince with a refined thought and philosophical speculations, grappling with the unjustified attitude of the world। ये एक मिसफिट किस्म की सिचुएशन थी जिसमें हैमलेट फंसा हुआ था। ही हैड ऑल द philosophical speculations थी, उसके अंदर रिफाइंड टेस्ट था, थॉट थी, कैरेक्टर था, क्वालिटीज़ थी, कमिटमेंट था, डेडिकेशन थी, एवरीथिंग वाज देयर, बट ही वाज एट द सेम टाइम grappling, he was fighting, he was confronting some of the अनजस्टिफाइड एटीट्यूड ऑफ द वर्ल्ड। ना उसका लव उसके फेवर में जा रहा था, ना उसकी दोस्ती उसके फेवर में जा रही थी, ना हालात उसके फेवर में जा रहे थे। सो व्हेन साइकोलॉजिकली एवरीथिंग इज नॉट गोइंग इन योर फेवर, हाउ कैन यू प्रोसीड, especially for a grim and a grave issue of taking revenge। तो ये इसका रिजल्ट क्या था? ये रिजल्ट, इट ऑल रिजल्टेड इनटू मैडनेस। और मैडनेस क्या है? मैडनेस एक बहुत बड़ा इशू था। मैडनेस के नतीजे में, और इसी मैडनेस के नतीजे में उसके कैरेक्टर के बारे में बहुत सारी बातें हुई। इट वाज आल्सो अ ग्रेट इशू, जो कि हम इंशाल्लाह लेटर ऑन फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ हमारा आज की ये लेक्चर एंड होता है, ख़त्म होता है। आप ये एक अनरिज़ॉल्व्ड और ये आप कह लें डिवाइडेड ओपिनियन वाला जो लेक्चर है, जो इश्यू, इस पे अगर कोई ओपिनियन अपनी देना चाहें तो मोस्ट वेलकम, कोई क्वेश्चन करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। थैंक्स फॉर योर वाचिंग।